प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। दौर बदले, दुनिया बदले और फैशन ना बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे साहब, फैशन तो वो बला है जो अच्छे अच्छों को बदलने पर मजबूर कर दे, वरना वो फैशन ही क्या। कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन जनाब इसके चलते हालात ये हो जाएं कि गोया जिंदगी ही उलट पलट हो जाए तो क्या कहिएगा। हमारे आसपास कितने ही लोग मिल जाएंगे जो इसी फैशन, चलन, देखने दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ना विश्वास हो तो खुद ही सुन लीजिए। युग के पीछे फैशन दौड़ता है और आदमी फैशन के पीछे। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच बात तो कहनी ही पड़ेगी कि ये युग है दुरुपयोग का। जी हाँ, हर जरूरी चीज का दुरुपयोग, अन्न का, जल का, वस्त्र का, विश्वास का, और कहाँ तक कहा जाए, शुभ संकल्प और सुविचारों का भी तो दुरुपयोग है। जब इतने सारे दुरुपयोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो वही क्यों पीछे रहे। लेकिन एक बात है कि पीछे रहने वाला जब सामने आता है और कहीं लोग उसका स्वागत करते हैं तो बहुत बड़ा मुंह फैला देता है वो। सो यही हाल है आजकल रहने लायक मकानों का, और इसी दुरुपयोग ने सारे दुरुपयोग अपने आंचल में छुपा लिए हैं। गेहूं से ना सही ज्वार से पेट भरो, फाइन वस्त्रों से ना सही कोर्स से ही तन ढक लो, गर्मियों में नहाने को पानी ना मिले टॉवलिंग कर लो, और उतना भी ना मिले तो चुल्लू में लेकर हाजी बस छोड़िए। पर हाँ, इतना सब तो किसी तरह हो भी जाए, पर ये तो बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? पटरी पर। ये भी तो फैशन है। और देखिए, वहां भी जगह की कमी है। आखिर कितने लोग सोएं और कौन कौन? आप अकेले हैं तो सो भी जाइए पटरी पर, लेकिन साथ में यदि बीवी बच्चे हैं तो क्या करिएगा? मुर्गी के दड़बे में चाहे आदमी रह ले, पर अपने पूर्वजों की तरह वृक्ष तले कभी नहीं रह सकता। अब इसमें उसका दोष नहीं है और ना ही उसके विकसित बुद्धि का। ये तो फैशन है साहब, फैशन। और फैशन के पीछे आदमी ना दौड़े, ये फैशन तो हो ही नहीं सकता। सारी इच्छाएं पूरी करने का फैशन भी तो है। उन इच्छाओं में एक इच्छा होती है अर्थ चिंता से मुक्त, अपने आप पर निर्भर रहने की, यानी नौकरी करने का फैशन। और ये फैशन सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, हम स्त्रियों का भी है। हमें भी शौक चढ़ाया। पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा, हमने जो 125 प्लस 28 देखे तो मुंह में पानी आ गया। हम इसी झस में चल दिए सर्विस करने। अब ये ना पूछिए कि कैसे। खैर, हमारे रहने की व्यवस्था किसी अधिकारी के माथे थी। उसने चुन चुन कर हमें 3 मकान बताए, और उन 3 में भी जो लिस्ट के टॉप पर था वो कैसा था, अब आपको क्या बताएं। आज वर्षों बाद भी स्मृति सिहर उठती है और लगता है मानव नामधारी जीव सचमुच यहाँ कभी रहते भी थे और रहेंगे भी। मकान के बारे में अब क्या ही कहा जाए। किसी नवाब वंशीय ने अभी हाल ही में छोड़ा था, और उन्हीं की स्मृति रूप में कोने में काई लगे हरे मटके उनका हरे रंग के प्रति ममत्व दर्शा रहे थे। अंदर आते ही दरवाजे ने झुककर कुछ आत्मीयता से स्वागत किया कि आपको क्या बताएं। पूरे मकान में कुल 3 दरवाजे, और तीनों ही इस तरह प्रेम प्रदर्शन में मुक्त हस्त। सामने एक कमरा या कमरा नुमा बरामदा था। उसी में टीन की पट्टियां ठुकी हुई एक खिड़की मुश्किल से 1 स्क्वायर फीट की थी। उसकी चौखट पार की तो चौका या रसोई घर कह लीजिए। चौके का परिचय तो
फूटे चूल्हे और बिखरी सूखी रोटियों के टुकड़ों से मिल ही रहा था। अन्यथा यह निश्चय करना कठिन था कि यह बरामदा है, छपरी या फिर चौका। करीब 10 फीट खुले आसमान की छाया के बाद 2 हाथ ऊंची कंपाउंड वॉल और जर्जर सा दरवाजा। उसी आंगन के एक कोने में टूटी फूटी ईंटों पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ टॉयलेट और दूसरी तरफ उसी तरह का शानदार बाथरूम। हिम्मत ने साथ न दिया कि उन्हें देखा भी जाए। मकान 2 मंजिला है, आखिर वही क्यों हमारे दर्शनों से वंचित रह जाए। बांस के तीसरे डंडे पर पैर रखते ही अनुभव किया कि यदि कमरा देखना ही है तो या तो कुबड़े बनकर जाइए या बैठकर देखिए। सीढ़ी पर ही खड़े रहे। इतने में ही एक ओर से प्रकाश किरण दिखी। सोचा चलो देख लें ये भी क्या है। ये एक खुली छत थी। कुछ क्षण के लिए सुख की सांस ली। अब चारों ओर देखा तो मालूम हुआ कि रात तो रात, दिन में भी ये स्थान निरापद नहीं है। दोनों ओर के पड़ोसी जब चाहे एक कदम बढ़ाते ही इधर आसानी से आ सकते हैं। हमारी भावी छत पर हमारे कदम रखते ही दोनों ओर के पड़ोसियों ने आकर हमें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया, पर उनकी शक्लें देखते ही मन कांप उठा। पट्टेदार तेल चुचवाते से केश, काला कुर्ता, सुनहरी बटनें एक ओर थी तो दूसरी ओर खसखसी दाढ़ी, गंदी सी शलवार कमीज और कुल्लेदार साफा। अनजाने ही मुंह से निकल गया, नहीं, मदद की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल परिचय ही ठीक है। कुल मिलाकर घर भर में एक ही तो कमरा था जहां दरवाजा खोलकर बैठना भी मन को रुचता न था और बंद करने पर टटोल कर चलना भी मुश्किल लगता था। दिन थे बरसात के। इतनी देर में थमी हुई वृष्टि ने भी सोचा कि लगे हाथों अपना कौशल भी दिखा दिया जाए। यद्यपि छाते तो साथ में थे, पर जिस जोर शोर तर्जन गर्जन के साथ वरुण देव आए थे उसमें बेचारे अपना अस्तित्व सिद्ध न कर सकते थे। सोचा रुकना ही क्या बुरा है। इस जगह जहां हर क्षण युग लगता था, यहाँ पूरे 3 घंटे रुकना पड़ा। वृष्टि थमी तो, लेकिन मकान के सामने छोटा मोटा तालाब बनाकर। हे ईश्वर, अब क्या होगा? पूछने पर लोगों ने कहा कि घंटे भर में पानी उतर जाएगा। एक और मुसीबत। घंटा भर रुको या फिर धोबी का खर्च बढ़ाओ। हाफ पैंट वालों का तो मजा था, लेकिन फुल पैंट और साड़ियां। अजी पैंट फुल हो या हाफ, कोई बहस का मुद्दा नहीं, लेकिन बेचारे ये मासूम जूते। आखिर धोबी का खर्च ही सस्ता लगा। डाक बंगले के करीब आते ना आते मुझे नल और बिजली का ख्याल आया तो लोगों को वो एक बार और मेरी बुद्धि पर तरस खाने का मौका मिला। भला जब जिले को ही बिजली और नल से कोई सरोकार नहीं था तो उस मकान में कहां से आए? इस समय दिन के 3 बजे थे। इस समय बिजली का काम ही क्या पड़ा था, और डाक बंगले में पानी इतना काफी भरा था कि नलों की याद ही ना आई। अकारण दिमागी कसरत कौन करता है भला। खैर, अभी हाँ या ना में मैं उत्तर दे भी न पाई थी कि मकान मालिक की टिपिकल वेशभूषा, सवारी हुई फरफराती मूछें, बिना तेल के रूखे छोटे कटे बाल और मोटा सा जनेऊ, उस पर साथ रटी रटाई लेक्चरबाजी ने मन मेरा ऐसा खिन कर दिया कि लगा इस घर की संज्ञा को हटा कहीं कोई झोपड़ी मिलती तो ठीक रहता। लौट कर थके मन से कुर्सी का सहारा लिया ही था कि लोग देखते ही समझ गए। परिणाम कुछ नहीं हुआ। साथ वालों ने प्रश्नों के मारे चैन न लेने दिया। कोई कहता क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? कोई कहता अरे सफाई करवा दी जाएगी, चिंता न करो। तो कोई कहता आखिर क्यों, मकान तो बहुत अच्छा है, अभी तो इंस्पेक्टर साहब ने छोड़ा है। मिसेस तिवारी, खतौली या सिविल लाइंस के बंगलों का आइडिया छोड़ दीजिए आप। इतने में चपरासी ने आकर पूछा, मेम साहब चाबी भेज दूं, मकान मालिक पूछ रहा है। उनसे कह दीजिए 1 आध घंटे बाद ही जवाब दूंगी। चाय पी और प्रश्नों से छुटकारा पाने के लिए मैंने पलंग का आश्रय लिया। विचारों ने लगाम छोड़ दी। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा संतोष था कि ये नई आफत मैंने खुद मोल ली है। मेरी निजी सृष्टि है, कारण न विशेष व्यक्ति है न परिस्थिति। एक विचार कह रहा था कि यदि सचमुच ही मुझे उस दड़बे में रहना पड़ा तो बंधे होल डोल घर जाकर ही खुलेंगे।
दूसरी विचारधारा कह रही थी, सचमुच जब एक कदम इतनी दूर उठाकर आ ही गए हैं तो पीछे लौट जाना मन की हद दर्जे की कमजोरी होगी। मुझे वापस लौटा ले जाने वाले विचारों का आग्रह ही नहीं, दुराग्रह भी था कि मैं लौट जाऊं, और वही दुराग्रह कुछ मेरी जिद में भी था। विचारों की छोटी लगाम से मस्तिष्क न जाने कब टकरा कर गिर पड़ा और 5 बजे मैं कमरे से बाहर आई तो देखा रंग उड़ी एक छोटी सी संदूकची, टाट में लिपटा बिस्तर और एक बर्तनों का बोरा डाक बंगले के बरामदे में रखा है, और उसी के पास ही सांवला दुबला सा फैशनेबल बच्चा मैले से कपड़े पहने बैठा है। मैं थकी सी आराम कुर्सी पर बैठ गई और प्रश्न भरी निगाहें सामान पर जम गई। दूसरी ओर आधे बरामदे में कायदे से मेरा सामान जमा रखा था। इतने में ही सूखी सी देह, सांवला रंग, नींबू के भरे कोई सी फीकी फीकी उदास आंखें लिए एक स्त्री सफेद धोती में लिपटी, हाथ में छाता लटकाए आकर खड़ी हो गई। यद्यपि बरामदे में कुर्सियां काफी पड़ी थी, पर मेरे कहने पर भी वो स्त्री खड़ी ही रही। इतने में चिकहटा इंस्पेक्ट्रेस बाहर आई। दुआ सलाम हुई, फिर मैंने बैठने को कहा। इंस्पेक्ट्रेस ने मेरी ओर देखा और आज्ञा दी, बैठ जाओ। अब वो सिकुड़ी सी बैठ गई। प्रश्न हुआ, कहिए मिसेस नायडू, घर पसंद आया? जी हाँ, घर तो ठीक है, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। कितना किराया है? जी 45। लेकिन पूरा स्वतंत्र ब्लॉक है ना, और मिल भी जाए यही क्या कम गनीमत है? फिर तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। इस पर मैंने पूछा, जी कौन सा घर? उन्होंने उसी तरफ इशारा कर दिया जिसे दोपहर को मैंने देखा था। जिस घर की जर्जर अवस्था कह रही थी पहले के रहने वालों की कहानी, और जो शान से खड़ा बता रहा था कि भले ही तुम्हें मैं ना जचूं, पर और भी तो लोग हैं जो मुझे पाकर ही अपना भाग्य सराहेंगे। ये टीचर प्रमोशन पर यहाँ आई थी और मेरा नया अपॉइंटमेंट था। ऑर्डर्स हम दोनों को मिले थे। मैं सुबह के पैसेंजर से आई थी और ये अभी 3:30 के मेल से, और अब हम दोनों में से किसी एक को वापस लौटना था। चूंकि मैं पहले आई थी इसलिए पहला क्लेम मेरा ही था। वो बेचारी अब प्रमोशन पाकर गवर्नमेंट के इसी माह से बढ़ने वाले स्केल को पाने की आशा में अपना पुराना घर और पुराना कुछ लिबास भी छोड़ आई थी। नई जगह, बड़ी पोस्ट, पहला प्रमोशन। पर अब क्या होगा? इस समय उसके भाग्य या उमंगों की हत्या का निर्णय मेरे हाथ में था। ये उपकार की भावना थी या फिर मन की दबी दुबकी पिछलने की आकांक्षा, ये तो भगवान ही जाने। पर 153 महीने भर के बाद मिलने की आशा में तो मैं भी आई थी। लेकिन जब रात को पैसेंजर में बैठकर हिसाब किया तो देखा 24 घंटों में 53 छोड़कर बाकी के सभी खत्म हो चुके हैं। पर साहब, नौकरी करने का फैशन जो है, और फैशन हमेशा महंगा ही रहता है। अभी आपने सुना हास्य लेख फैशन, जिसकी लेखिका थी शशि तिवारी, वाचन स्वर था सविता शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।